बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 10 फिजिक्स के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड। यानी इस प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट में हम सबसे पहले समझेंगे थ्योरी को, फिर हम मूव करेंगे एपरेटस, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, कंक्लूजन्स की तरफ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल सॉल्व द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आते हैं। कुछ मैंने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से भी उठाए हैं और उनको भी इसका हिस्सा बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है और ये किस तरह हम इस प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एम्स ऑफ प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करें तो इसका जो एम है वो ये है कि टू डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके साथ दूसरा इसका एम है टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, यानी रिलेशनशिप क्या है लेंथ और टाइम पीरियड का आपस में। इसके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल आल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी विद द हेल्प ऑफ दिस पेंडुलम, यानी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम इधर ही समझेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इससे भी पहले हमें यह पता हो कि सिंपल पेंडुलम हम किसे कह रहे हैं। सिंपल पेंडुलम एक ऐसे सेटअप को कह रहे हैं जिसमें हमारे पास एक एक थ्रेड है, और ये जो थ्रेड है वो एक मेटालिक बॉब के साथ अटैच है, ये और साथ में ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है। तो इस सारे सेटअप को हम कंबाइनली क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम कह रहे हैं। यानी इसको सिंपल पेंडुलम इस वजह से कह रहे हैं कि जैसे देखें, अब ये जो थ्रेड है ये इस मैस के साथ अटैच है और यहां फिलहाल ये अपनी मीन पोजीशन पर है। अगर अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन से पुल कर कर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएं और रिलीज करें तो ये इस तरह से फॉरवर्ड जाएगा बी पर, यानी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, और फिर वापस जो है वो ए पर वापस आ जाएगा। तो इसने एक ऑसिलेशन कर लेनी है। अब यहां हमने ये देखना है कि टाइम पीरियड हम किसे कह रहे हैं। तो ये जो इसकी एक ऑसिलेशन है, यानी ए से बी पर गया, बी से दोबारा ए पर आ गया, तो एक ऑसिलेशन के दौरान जितना ये टाइम लेगा, इस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और ये जो हमारे पास एक अपरेटस है, एक सेटअप लगा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सिंपल पेंडुलम का देते हैं। अब हम इसको लिखते हैं कि हमने इस चीज को लिखना कैसे है। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम क्या है। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ थ्रेड एंड अ बॉब at its end. When you pull the bob a little and release it, it start moving back and forth. अगर आप इसको मैस को पुल करें और रिलीज करें तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल पेंडुलम क्या करता है, अगर आप इसके मैस को पुल करें एक्सट्रीम पोजीशन पर और रिलीज कर दें तो ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, इसको हम नाम दे रहे हैं वन ऑसिलेशन का। अब यहां देखिए, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, तो एक जो ऑसिलेशन के दौरान जितना ये टाइम कंज्यूम करेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। इफ इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशन, यानी इसने टोटल ऑसिलेशन कितनी की, 20 ऑसिलेशंस की, यानी फॉरवर्ड गया, फिर वापस आया, बैकवर्ड आया, तो एक ऑसिलेशन हो गई। इस तरह की 20 ऑसिलेशंस की, और 20 ऑसिलेशन का जो इसने टाइम कंज्यूम किया वो 20 सेकेंड्स टाइम कंज्यूम किया, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड। यानी टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो सेकेंड ही है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में इसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम फार्मूला की तरफ मूव करें तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इस फार्मूला की हमने डेरिवेशन नहीं करनी, जस्ट इसको देखना है, आप इसको मेमोराइज कर लें कि टाइम पीरियड इज इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ जो एल है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लेते हैं ये जो थ्रेड की लेंथ है प्लस रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, यानी इस स्फेयर का जो रेडियस है वहां तक जो है वो, और साथ में थ्रेड की जो लेंथ है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये एल आ जाएगा आपके पास। यानी यूं समझ लें, अगर मैं इसको मार्क कर लूं तो ये ज्यादा इजी होगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जैसे सेंटर है इसका, ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं ये सेंटर है, यहां से लेकर और ये जो टॉप तक है यहां तक, ये जो लेंथ है ना,
इस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लंबाई है इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एल, यानी ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है। इसमें रेडियस इंक्लूड है इस स्फेयर का। अगर आपके माइंड में ये है कि यहां से लेकर हम बिल्कुल बॉटम तक क्यों नहीं ले रहे, यानी रेडियस क्यों ले रहे हैं, डायमीटर क्यों नहीं ले रहे, तो इसका आंसर ये है कि ये जो हमारे पास मैस है ये मूव करता है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मैस, यानी इसकी सेंटर ऑफ मैस से ये मूवमेंट करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मैस यहां बनता है। तो सेंटर ऑफ मैस इंपॉर्टेंट होता है जब ये मूव करता है इस तरह से, तो इसका सेंटर ऑफ मैस तक आपने इसकी लेंथ लेनी है, टॉप से लेकर यहां सेंटर ऑफ मैस तक। तो बात यह है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, जस्ट लेंथ पर, ये इस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये लेंथ ज्यादा या कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम या ज्यादा होगा। इसके अलावा ना तो इसके मैस पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसका मैस 1 किलो हो या 10 किलो हो या 100 केजी हो, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जस्ट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इसको कितनी दूर से छोड़ रहे हैं। लेट्स सपोज आप अगर इसको बी से रिलीज करते हैं तो तब भी ये टाइम पीरियड जो होगा उतना ही होगा, यानी टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा। और अगर आप इसको यहां ऊपर जाकर यहां से रिलीज करें तब भी इसका टाइम पीरियड जो है वो फर्क नहीं आएगा, यानी इसका एंगल जो मर्जी रखें, जितना मर्जी से जाकर इसको रिलीज करें, एम्पलीट्यूड जितना मर्जी हो, टाइम पीरियड जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। टाइम पीरियड तब ही चेंज होगा जब आप इस लेंथ को चेंज करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू भी तो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। और इसके साथ 2 पाई, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड है वो जस्ट डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। तो यहां इन पॉइंट्स को अगर आप लिखना चाहें कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैस ऑफ बॉब, इसके मैस पर डिपेंड नहीं करता, मैस कम हो या ज्यादा हो, टाइम पीरियड जितना है उतने का उतना ही रहेगा। और एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी तौर पर, अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो इनसे रिलेटेड लाजमी तौर पर क्वेश्चन आएंगे इन 3 पॉइंट से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एपरेटस क्या है। तो जो हमारे पास एपरेटस है उसमें हमें एक सिंपल पेंडुलम चाहिए, और सिंपल पेंडुलम के साथ हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो इसमें एक थ्रेड या स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, साथ में मेटल बॉब है, क्लैंप हमें चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, इसके साथ साथ हमें मीटर स्केल चाहिए, फुट्टा चाहिए जिससे आप इसकी लेंथ मेजर कर सकें, स्टॉप वॉच चाहिए, और नोट पैड और या फिर पेंसिल रिक्वायर्ड है ताकि आप इनकी वैल्यूज को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेट अप द स्टैंड एंड अटैच द थ्रेड विद द बॉब। आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टैंड को लगाना है, इस जैसे कि यहाँ माउंट हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो थ्रेड है इसको बॉब के साथ अटैच कर लें। यहाँ मैं एक और बात बताऊं कि आप यहाँ, ये वैसे इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है, लेकिन करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इसका रेडियस मेजर कर लेना है, यानी इसका डायमीटर मेजर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर। वर्नियर की मदद से इसका हम डायमीटर मालूम कर लेंगे कि इसका डायामीटर कितना है इस मेटालिक स्फीयर का। तो जब आप इसका डायमीटर मालूम कर लेंगे तो उसकी मदद से इसका रेडियस निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू D/2 फार्मूला से इसका क्या निकल आएगा, रेडियस। और फिर साथ में आप लोग क्या करेंगे कि जो आपने थ्रेड इसके साथ अटैच करना है उसकी लेंथ पहले ही मेजर कर लें। जब आप इसको हैंग कर लेंगे तो उसके बाद इसकी लेंथ मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये स्मॉल r आ जाएगा और ये कैपिटल L आ जाएगा। तो सबसे उसके बाद आपने इसके साथ इस स्टैंड के साथ इसको थ्रेड और इस मेटालिक स्फीयर को अटैच कर लेना है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कि मेजर द लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तब भी ठीक है कि यहाँ से लेकर यानी और सेंटर ऑफ जो बॉब है यहाँ तक आपने क्या करनी है, इसकी लेंथ को मेजर कर लेना है। इसके बाद आपने ये अभी फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन पर है, ये जो ओ पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। आपने इसको थोड़ा लेकर जाना है बी पोजीशन पर और थोड़े एंगल पर लेकर जाना है, यानी ये जो एंगल होगा इट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री से कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी वैल्यूज आएंगी रीडिंग्स में, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो डिस्प्लेस द बॉब स्लाइटली, बॉब को स्लाइटली डिस्प्लेस करें। और कितना स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, एंगल शुड बी लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री से लेस आपने ये एंगल रखना है। इसके बाद क्या करना है, रिलीज इट जेंटली। आपने इसको आराम से छोड़ देना है, जस्ट छोड़ना है, ये खुद मूव करेगा। आपने इसको पुश नहीं करना, धक्का नहीं देना।
और फिर 20 ऑसिलेशन, काउंट 20 ऑसिलेशन, यानी यहाँ 20 पे आपने जाकर इसको रिलीज किया, ये गया ए पॉइंट पर, ए से वापस आएगा बी पर, तो एक ऑसिलेशन हो जाएगी। आपने इस तरह एक ऑसिलेशन होगी, फिर दो ऑसिलेशन होगी, जब तक 20 ऑसिलेशंस होती हैं, यानी जो ही इसको रिलीज करेंगे तो स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है और 20 ऑसिलेशन देखनी है। एक ऑसिलेशन हो जाएगी ऐसे यहाँ से बी से, ये 1 ऑसिलेशन, फिर 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, तो 20 ऑसिलेशन, जो ही 20 ऑसिलेशन होंगी आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है और टाइम अपने पास नोट डाउन कर लेना है। तो फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट टाइम पीरियड की तरफ चले जाना है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो ये है कि क्योंकि यहाँ 20 ऑसिलेशन है, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, तो स्टॉप वॉच के ऊपर जो टाइम आया हुआ है 20 ऑसिलेशन का उसको ऊपर लिखना है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है 20 उसको नीचे लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट करना है फॉर डिफरेंट लेंथ, यानी ये जो लेंथ आपने ली है, पहले आप 50 सेंटीमीटर ले लें, फिर 70, फिर 90, डिफरेंट लेंथ के ऊपर आपने ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस आ रही हैं, उसमें हम मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास इस कॉलम में लेंथ है, यहाँ टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस जो हमने काउंट किया विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, और यहाँ हमारे पास टाइम पीरियड का कॉलम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो लेंथ है, लेट्स सपोज पेंडुलम की लेंथ है अलोंग विद दिस मेटालिक स्फीयर, तो ये जो लेंथ हमने ली है वो 0.50 लेंथ है। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं वो एग्जाम में आपको गिवन हो सकती हैं और ये वैल्यूज भी गिवन होंगी, आपने जस्ट ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। तो यहां देखें कि लेंथ कितनी है, 0.50 है। तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना है, 28 सेकेंड्स है। हमने जो स्टॉप वॉच से टाइम निकाला है वो 28 सेकेंड्स निकाला। अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टी यानी ये जो 28 सेकेंड है इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर यहाँ 33 सेकेंड्स आए, तो यहाँ जो टी है वो 33 है और जो डिवाइड करेंगे आप 20 से तो यहाँ टाइम पीरियड आ जाएगा 1.65। इस तरह ये डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड्स की वैल्यू आई है, हमने एट द एंड इसका मीन ले लेना है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। अब हम नेक्स्ट एक और टेबल की मदद से मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहां देखें, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं जी की वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं यूजिंग सिंपल पेंडुलम, यानी इस सिंपल पेंडुलम को की मदद से अभी हम जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखें कि वी नो द टाइम पीरियड फार्मूला ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो यहां से अगर हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके एल ओवर जी आ जाएगा। अब अगर हमने जी निकालनी है तो जी और टी को, इसको आप टी को इधर ले आइए, जी को उधर ले जाइए, तो क्या बनेगा, ये जी बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो यहां से आप जी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब देखें, ये एक और हमारे पास टेबल है और इस टेबल की मदद से किस तरह से हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहां देखें, सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ थ्रेड लेनी है जो कि लेट्स सपोज 100 सेंटीमीटर है ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के अंदर। उसके बाद हमने टोटल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम देनी है, ये थ्रेड की लेंथ है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मेटल स्फेयर है उसका रेडियस आपने ऐड करना है तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो लेट्स सपोज जो रेडियस है उसका वो 0.9 है, 0.9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 100.9 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद आपने 10 वाइब्रेशंस का, लेट्स सपोज आपने 10 वाइब्रेशन या 10 ऑसिलेशन का जो टाइम निकालना है, एक दफा आपने टाइम निकाला तो 20 सेकंड्स आए, फिर दूसरी दफा जब आपने टाइम निकाला तो वो भी 20 सेकंड्स आए। अब इन दोनों का मीन ले लीजिए, 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ इनका मीन आ जाएगा, ये 20 आया हुआ है। फिर टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड अभी हम देख कर आए हैं कि इसका क्या फार्मूला होता है, टाइम्स फॉर 20 ऑसिलेशन, सॉरी यहाँ 10 है तो 10 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 10, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है। तो टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन कितना है, 20 सेकंड्स आए, और कितनी ऑसिलेशन थी, 10 वाइब्रेशंस थी या 10 ऑसिलेशन थी। तो इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब चूंकि हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें टाइम का स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर ले लें 4 हो जाएगा। और यहाँ देखें कि एल ओवर टी स्क्वायर अगर आप करेंगे तो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 100.9 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ
यहाँ हमारे पास नीचे टी स्क्वायर है तो T4 है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 25.2 आ जाएगा। और इस तरह से फिर 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जी की वैल्यू को आ जाएगी। तो इस तरह आपने एक ऑब्जर्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को लिखना है। अब होगा इस तरह कि एग्जाम में आपको ये वैल्यू दी जा सकती है, ये वैल्यू दी जा सकती है और ये वैल्यूज देंगी, ऊपर बता देंगे कि नंबर ऑफ एब्रेशंस कितनी है। आगे आपने खुद ये कैलकुलेट करनी होंगी अगर जी का है, जी का कहा जाता है तो। अगर जी का नहीं कहा जाता तो यहां तक कि आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब देखें कि ये जो हमारे पास जी आया है ये डिफरेंट आए हैं। ये यहाँ 994.3 आई है, या 984.5 और 988.1। अब हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करें, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना होगा, तो ये इसका मीन आ गया। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाएंगे तो आपको 100 से इसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने इसको यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, तो ये बिल्कुल प्रिसाइज ऐसी आती ही नहीं है। मतलब मैंने तो खुद इसको देखा है कि 9.88 बहुत भी हमने करके भी ना, तो फिर भी ये हमारे पास कुछ 9.1 या 9.2 इस तरह की वैल्यूज आ रही थी। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट से करेंगे तो हो सकता है कि वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएंगी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एरर हो सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर हो सकते हैं, रैंडम एरर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एरर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि परसेंटेज एरर क्या आएंगे, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो। ये मैं रियलिटी में कह रहा हूँ, ये तो अभी थ्योरेटिकल है, हमारे पास वैल्यूज थी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे इसको तो फिर जो है वो थोड़ी हो सकता है कि अगर हमसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है, वैसे होगा नहीं आपके एग्जाम में, तो फिर यहाँ जी की वैल्यू एग्जैक्ट लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है कि फ्रॉम फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, लेकिन पहले इस फिगर को समझिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है और एक थ्रेड है, बेसिकली ये धागा है, और इसके साथ जो है वो एक मैस अटैच है। तो ये जो इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हुआ है, यानी इसका मतलब है कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इसको लेकर जाएं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी लेट्स सपोज ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। अगर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाएं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये दोबारा जो है वो मीन की तरफ आएगा। अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो ये मीन की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल आप इसको रोक लें और देखें कि अब जो है इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो इससे पहले इस मीन पोजीशन की तरफ दोबारा देखें। यहां मैं ड्रॉ करता हूं कि यहां इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एक, वो अपवर्ड फोर्स लग रही है। ये स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो इसको अपवर्ड फोर्स लगा रही है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो दोनों फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट है वो 0 हुआ है। लेकिन यहां देखें, यहां जो है इस तरह से है कि जो अपवर्ड फोर्स है टेंशन वाली वो ये लग रही है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ये वाली लग रही है mg, यानी जो वेट है वो इस तरफ को लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है बिल्कुल। और ये अपवर्ड फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वेट है ये एंगल बना रहा है इस टेंशन के साथ, बिल्कुल ये अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी और वो इसको मीन पोजिशन की तरफ लेकर जाएगी। ये जो फोर्स है ना, इसके अगर हम इसको रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट तो आप देखेंगे, यहां मैं इसको ड्रॉ करता हूं। लेट्स सपोज ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg वाली, ये ऐसे डाउनवर्ड लग रही है, बिल्कुल ऐसे। और जो अगर इसको हम रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट तो एक जो इसका कंपोनेंट है जो टेंशन को अपोज कर रहा है वो क्या है, mg cos थीटा। ये बेसिकली अगर हम इसको mg कह लें, ये हमारे पास है mg, तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, mg cos थीटा। आप आई एम रियली सॉरी कि यहाँ जो है ना वो लिखा सही नहीं जा रहा, लेकिन आप चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जिस तरह आप इसको लेट्स सपोज f कहते थे, तो ये जो इसका कंपोनेंट होता था इसको आप क्या बोलते थे, जो है एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, लेट्स सपोज ये f है तो ये एफ एक्स कॉस थीटा है, और ये जो है ना इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको हम बोलेंगे mg साइन थीटा। मैं बताता हूँ आपको, पॉइंटर की मदद से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्या बात कही है, आप इसको समझ जाएंगे। देखिए इसको, ये देखिए, लेट मी ओपन पॉइंटर। यहाँ देखिए कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट था ना ये बिल्कुल सीधा नीचे, इसको हम कह रहे हैं mg।
विच इज वेट। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि एंगल ये वाला है तो एंगल के जो सामने होता है ना वो mg साइन थीटा होता है, और एंगल के साथ जो होता है वो क्या होता है mg कॉस थीटा। तो एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। तो इसको यानी इस मैस को मीन पोजीशन की तरफ कौन लेकर जा रहा है, तो मीन पोजीशन की तरफ जो कंपोनेंट लेकर जा रहा है वो है mg साइन थीटा। यहां इन्होंने नीचे के बजाय यहां ऊपर ड्रॉ किया, वो एक ही बात है, ये आप ऐसे ड्रॉ कर लें या इधर ऐसे ड्रॉ कर लें, मतलब हमने जस्ट रिप्रेजेंट ही करना है। तो mg साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है, तो दैट मीन mg साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो फोर्स लगती है, रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, वो कितनी होती है, तो वो डिपेंड करती है mg साइन थीटा पर। यानी ये जो थीटा है ना बेसिकली ये इतना ही है जितना आपने यहां से इसको वो किया है, यानी ये थीटा पर डिपेंड कर रही है। और यहां देखिए कि टेंशन को, ये जो हमारे पास रस्सी है, इसको कौन अपोज कर रहा है, तो वो mg cos थीटा इसको अपोज कर रही है। आप इसको दोबारा देखिए, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहां हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस इतना आपने माइंड में रख लेना है कि टेंशन को कौन सा कंपोनेंट अपोज कर रहा है, तो mg cos थीटा, और रीस्टोरिंग फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, mg साइन थीटा। ये जो वेट है ना इसका, वो उसके दो कंपोनेंट है, एक mg cos थीटा है और एक mg साइन थीटा है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो हमने इसको आंसर करना होगा। तो यहां देखिए, ये अपने माइंड में रखना है, रीस्टोरिंग फोर्स का कौन सा है, mg साइन थीटा, और टेंशन को कौन अपोज कर रहा है, mg cos थीटा। अच्छा जी, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आगे आ रहा है, तो ये मेरे पास जो बुक है इसमें पहले से फील्ड है, कुछ आंसर बच्चों ने गलत लिखे हैं, मुझे किसी बच्चे ने ये सेंड की है, तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहां देखिए कि एट पोजीशन ओ, मैंने पहले बताया था आपको, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मैस, मीन पोजीशन के ऊपर, यानी जब वो रेस्ट पर था तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी, नेट फोर्स कितनी थी, आप खुद ही बता सकते हैं इसको। अगर आपने वो पिछली चीज समझी है ना, तो क्वेश्चन जैसे मर्जी है, आपको समझ आ गई है कि नेट फोर्स 0 है, तभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो किसकी इक्वल है, तो टेंशन किसकी इक्वल है, अभी ये देखें ये गलत लिखा हुआ है, टेंशन इक्वल है, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएंगे तब टेंशन इक्वल हो जाएगी mg cos थीटा के, mg साइन थीटा की इक्वल नहीं होगी। mg साइन थीटा तो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये बच्चे ने गलत लिखा है, हम इसको काट देते हैं ताकि आप इसको समझ जाएं। ये देखिए मैं इसको काट रहा हूं, टेंशन किसकी इक्वल है, एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन इक्वल है mg cos थीटा के। ठीक है, ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। सही हो गया, ये हो गया। और अगर मीन पोजीशन के ऊपर जाएं तो टेंशन और वेट जो है ना वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स 0 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको बताई थी mg साइन थीटा है। आगे लिखा है कि डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स दैट ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। यानी जब आप इसको उठाकर एक एंगल पर ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, तो उसने ऐसी फोर्स जिसने वापस इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आई, उसको क्या बोल रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। Next we have question number 2 which is during the experiment to find the time period and frequency of the simple pendulum. यहाँ इसके मजीद क्वेश्चन है कि if the length of simple pendulum is reduced, लेंथ को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, what is the impact on its time period। तो ये फार्मूला है t is equal to 2 pi under root l over g। तो लेंथ का टाइम पीरियड के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे पूछ रहा है कि व्हाट इंपैक्ट इफ द मास ऑफ द बॉब इज हाफ, ये हमने स्टार्ट में देखा था, कह रहा है कि मास अगर जो है उसको कम कर दिया जाए, जो इस स्ट्रिंग के साथ एक स्फीयर अटैच है उसका जो मास है उसको अगर हम कम कर दें तो फिर टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा आगे कह रहा है कि राइट द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स होती है, सेकंड में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ एंड द मास बॉब आर द सेम इन द ईच केसेस इज परफॉर्म ऑन द इक्वेटर पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द डिफरेंट टाइम। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये है कि आर द सेम और द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द टाइम पीरियड्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ ये कह रहा है कि हम एक अर्थ के सेंटर के ऊपर कर रहे हैं, एक इक्वेटर के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या सेम रिजल्ट हमें होगा, तो यहाँ है कि एज द वैल्यू ऑफ द जी इज डिफरेंट सो द टाइम पीरियड इज नॉट सेम।
क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर, इनके ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से ये जो है टाइम पीरियड एक जैसा नहीं रहेगा बल्कि डिफरेंट रहेगा। वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो, वैल्यू ऑफ जी कहाँ जीरो होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में वैल्यू ऑफ जी जो है वो जीरो है। जो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी उसके साथ फिर रिलेट करती है। वेयर डू द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर, कहाँ लॉन्गर होगा, डेफिनेटली जहां जी की वैल्यू कम होगी वहां जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो वो जी की वैल्यू कम कहाँ होती है, इक्वेटर के ऊपर। राइट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन सेकंड पेंडुलम। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, इस पेंडुलम को कहते हैं सेकंड पेंडुलम। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पेंडुलम भी है, कोई फर्स्ट पेंडुलम भी है, बस हमने वैसे रखा हुआ है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो टाइम पीरियड 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करें तो 0.5 हर्ट्ज बनती है। राइट द फैक्टर ऑन विच पीरियड इज नॉट डिपेंड, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये हमने स्टार्ट में देखा था, मास ऑफ बॉब और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो याद रहे कि एम्पलीट्यूड डिपेंड ही नहीं करता भाई टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, तो डेफिनेटली नो चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी, व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। यानी अगर थ्रेड लेंथ को हम हाफ कर दें तो फिर इसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। टी इज इक्वल टू अंडर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो एल अगर आप 2 कर दें तो कितना डिक्रीज होगा। वैसे इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको सही अच्छे से ये बात समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो लेकिन आप इसको देखिए, ये देखिए हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कि क्या निकलती है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये हमारे पास है जी एक रिलेशन है टाइम पीरियड का। वो कह रहा है कि लेंथ को अगर आप हाफ कर दें, देखिए लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ, लेंथ की जगह आपने क्या पुट कर देना है, एल बाई 2 पुट कर देना है। तो यहां मैं कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम उसी ऊपर क्वेश्चन वाले को कर रहे हैं। तो लेंथ की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं जी, एल बाई 2 पुट कर रहे हैं, नीचे जी वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पहले ये टी था, अब ये क्या हो गया, टी प्राइम हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया। यहां देखें कि मैं अगर 1/2 को बाहर निकाल रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, आप जरा देखिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूं कि 2 पाई, ये मिस्टेकनली लाइन लग गई है, ये ऊपर लगा रहा है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप इजीली समझ जाएं। ये देखिए, ये भी देखिए, अच्छा जी, तो यहां देखिए, ये देखिए 2 पाई, और ये जो एल के नीचे 2 है ना, तो इसको मैं नीचे यहां लिख रहा हूं अंडर रूट 2 ऐसे, ठीक हो गया। और यहां क्या हो जाएगा, एल ओवर जी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 1/2 जो है ना, 1 बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा, और बाकी सारी चीज क्या हो गई है, बाकी सारी चीज जो है ना, ये वाली मैं इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। ये देखें, ये वाली जो चीज है ना, ये सारी, ये क्या है, ये किसके इक्वलेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो ये टी के इक्वलेंट है ना। तो यहां हम इसको लिखेंगे कि जो टी प्राइम हो गया है वो किसके इक्वल हो गया है, हाफ ऑफ टी हो गया है। तो ये देखिए कि जो न्यू टाइम पीरियड आया है वो पहले का 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया है, यानी 2 का भी स्क्वायर रूट है तो डेफिनेटली ये कम ही होगा। तो यहाँ देखें कि हम ये यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड है जब हमने लेंथ को वो कर दिया है। तो ये पहले वाले के 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम हो गया। ऐसे आप वैल्यूज भी निकालनी आनी चाहिए आप लोगों को। आगे है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द स्टील बॉब इफ रिप्लेस्ड बाय द वुडन बॉब ऑफ द सेम मैस पेंडुलम। तो कह रहा है कि आप स्टील की जगह आप वुडन स्फेयर ले लें, तो फिर क्या होगा, तो मैस पर डिपेंड ही नहीं करता, भले स्टील हो भले वुडन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफाइन द टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन बाय द एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स 1 साइकिल और 1 वाइब्रेशन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका पहला पार्ट है कि कैलकुलेट अ टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग। यानी लेंथ हमें बताई है 0.5 मीटर है, तो लेंथ की जगह 0.5 पुट कर देते हैं। जी हमें पता है 9.8 होती है, यहाँ हमने टाइम पीरियड निकालना है। इस सबको आप कैलकुलेट करें तो 1.42 मीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, जो भी वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली ये इसी तरह की ही होगी। What length should a pendulum have to calculate one full oscillation is in exactly 1 second? यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि लेंथ क्या होगी एक पेंडुलम की जो कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है 1 सेकंड में। तो अभी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसी फार्मूला को अगर आप बनाएं फर्दर तो ये T²G/4π² बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड है। जी की वैल्यू जो है, यानी यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि एक ऑसिलेशन है और 1 सेकंड के अंदर हो रही है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है और डिवाइडेड बाय, यानी टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इससे आपका टाइम पीरियड निकल आता है। यहाँ आप इसको पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी, एल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ अ पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ टाइम पीरियड हमें बताया है कि 3 सेकंड है, तो ये फार्मूला है 4π² L/T। ये यहीं से निकला है, इसी को आप रीअरेंज करें, स्टार्ट में हम कर आए हैं तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। Why pendulum clock is inaccurate on the mountain compared to the sea level? अब पेंडुलम क्लॉक जो है वो इनएक्यूरेट क्यों है माउंटेन के ऊपर? क्योंकि माउंटेन के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, क्योंकि एल्टीट्यूड काफी हाई हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं ये आप लोगों की फेडरल वेबसाइट के ऊपर से मैंने डाउनलोड किए हैं और ये मैंने यहाँ इस लेक्चर का ऐसा बनाए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए कि एक सिंपल एपरेटस है पेंडुलम का और इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 10 वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ के ऊपर उसने 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट किया है ऑफ थ्रेड एंड रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल, आपने टेबल को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास जो एक स्फीयर है, मेटेलिक बॉब है, इसका जो रेडियस है वो 2.26 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इसका रेडियस लेना है और ऊपर इसकी जो लेंथ है वो हमने देखनी है कि वो कितनी है। यहाँ देखें कि लेंथ हमारे पास गिवन है इस टेबल के अंदर और रेडियस भी आप ऊपर देख रहे थे, उसको इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ निकल आएगी सिंपल पेंडुलम की। टाइम भी नोटेड है आगे। यहाँ हमने इसका मीन टाइम निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ मीन आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये जो टाइम आया ना, यहाँ मीन टाइम, उसको आपने 10 से डिवाइड करना है। 10 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन है वो 10 वाइब्रेशन का ले रहा है, तो यहाँ आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इस टाइम पीरियड को अगर आप यहाँ पुट कर दें, 4π की वैल्यू ये वाली पुट कर दें और टाइम पीरियड यहाँ से जो आएगा वो पुट कर दें, तो आप यहाँ जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक दफ़ा आएगी जी की वैल्यू, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तीनों का अगर आप मीन ले लें तो वो यहाँ आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द जी। आपने ये यहाँ जो जी की वैल्यू आएगी उसका क्या लेना है, परसेंटेज एरर लेना है। लेट्स सपोज, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 8.9, यानी ये क्योंकि प्रैक्टिकल है, रियल है तो 8.91 आती है। वैसे 9.81 होती है आपको पता है, लेकिन लेट्स सपोज 8.91 आती है। अब हमने इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि जो परसेंटेज एरर होता है वो इक्वल होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितनी आई है 8.91, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 9.81, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है 9.81। इनको आप करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस तरह आपने परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ सिंपल पेंडुलम। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मैं इसको एड्रेस करूंगा। इंशाल्लाह न्यू प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।